हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बिहार दारोगा के लिए प्रैक्टिस सेट जो है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न है। जितना दारोगा में पूछा गया प्रश्न है, अगर सारे प्रश्नों को हम लोग एक बार है ना सॉल्व कर लें अच्छे तरीके से, तो फिर आपका रिजल्ट होना तय हो जाएगा। है ना। कई लोग हैं कुछ भी मत बनाइए, मेरा तो यही मानना है कि जो नया प्रैक्टिस सेट है वो बाद की बात है। अभी जो पूछा गया सवाल आपके दारोगा में है, बिहार दारोगा में है, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करिए। उन सारे प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न कहा जाता है, उन प्रश्नों को इकट्ठा करने के बाद सभी को बनाइए। ये आपको गाइड करेगा, बहुत बेहतर गाइड करेगा। कोई टीचर भी गाइड नहीं कर सकता है जितना यह प्रश्न आपको गाइड करेगा। सबसे बेहतरीन तरीका एक बार में दारोगा को कंप्लीट करने का यही एक फंडा होता है कि जितना भी पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, चाहे किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जितना भी सवाल जो पूछा गया है उसको उठाइए, है ना, और एक बार बनाइए। फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल कैसा होता है ना। मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से, किसी का नोट्स पढ़ लेने से, है ना, और 10 किताब या 10 नोट्स पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत, है ना, यानी कि डिसिप्लिन में पढ़ना पड़ता है। जो लोग डिसिप्लिन में पढ़ेगा रिजल्ट उसी का होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न होगा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के माध्यम से नहीं गुजरती है ना। भूमध्य रेखा आपको पता होगा, ये हमारा अर्थ हो गया, और यही है जीरो, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं इसको, या भूमध्य रेखा कहते हैं। बात तो दोनों, है ना, जो भी है बात सब बराबर है। 0 डिग्री अक्षांश कहिए, ईस्ट और वेस्ट पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। पूर्व और पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है उसको अक्षांश कहा जाता है। और जो बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा काटती है इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, और इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और यही अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये जो एक गोला जो है अर्ध गोला में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये 0 डिग्री जो अक्षांश से इसके उत्तर साइड में जाएंगे तो इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि भारत कहाँ पर स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश से जब दक्षिण हम लोग जाएंगे तो इसी को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है ना। और ईस्ट और वेस्ट पोल मिलाने वाली जो रेखा है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। यही तो अक्षांश है ना। और जब हम लोग यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा है जो बिल्कुल बीचों बीच से, है ना, इसी को ग्रीनविच GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को हम लोग कहते हैं। यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। यही है देशांतर, है ना, यही देशांतर है। और जब हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ की तरफ उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री जाएंगे तो 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ना। भारत में एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी है, माही नदी, है ना, माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाता है, बहुत ही बीबीआई है। 0 डिग्री अक्षांश के जब नीचे हम लोग दक्षिण साइड में जब आएंगे 23.5 डिग्री, बिल्कुल इसी के समानुपात 23.5 डिग्री, इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। और ये जो तीनों रेखा आपको दिख रहा है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, एकमात्र उपमहाद्वीप है जिसको हम लोग अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं, है ना। अफ्रीका महाद्वीप से यह तीनों रेखा गुजरती है। ठीक है। सवाल ये पूछता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के माध्यम से नहीं गुजरती, अगर गुजरती है तो कहां कहां से गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। ये जो रेखा है, ये रेखा गुजरती है 13 देशों से होकर के, 13 देशों से गुजरती है। इसको मिटा दे, चलिए
13 देशों से होकर के ये भूमध्य रेखा जो है 13 देश से गुजरती है। कितने महाद्वीप से? तो 3 महाद्वीप से, है ना, 3 महाद्वीप से गुजरती है यार, ठीक है। 13 देश है, 3 महाद्वीप है और 3 जल निकायों से यह गुजरती है। 3 जल निकाय, 3 जल निकाय से यह गुजरती है, निकायों से यह गुजरती है। जैसे भूमध्य रेखा अगर देखेंगे तो आप जाइए इक्वाडोर, इक्वाडोर से यह गुजरती है, लिख लीजिए ज़्यादा फायदा होगा, है ना। इक्वाडोर से, है ना, इक्वाडोर से यह रेखा गुजरती है ना। इक्वाडोर के बाद आप देखते होंगे कोलंबिया, है ना, कोलंबिया से यह गुजरती है, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया हो जाएगा। और कोलंबिया के बाद देखिए ब्राजील से भी, ब्राजील, है ना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील, जिसका राजधानी कहाँ पे? ब्राजीलिया। गैबोन से यह गुजरती है, गैबोन, है ना, गैबोन जो देश है, गैबोन से भी भूमध्य रेखा गुजरती है। रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना, रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है, कांगो, यहाँ से भी यह भूमध्य रेखा गुजरती है, रिपब्लिक ऑफ कांगो से भी गुजरती है। जैसे युगांडा, केन्या, सोमालिया, है ना, युगांडा, युगांडा से भी, है ना, युगांडा, केन्या, है ना, केन्या, सोमालिया, सोमालिया से भी यह रेखा गुजरती है। इसी देश को हम लोग लुटेरों का, यानी कि समुद्र का लुटेरा, आप लोग मूवी देखे होंगे ना, हॉलीवुड का एक मूवी है समुद्र का लुटेरा। यहीं के जो लोग लुटेरे हैं, जो समुद्र के लुटेरे यहीं पर हैं, सोमालिया में ही। और ये सोमालिया से भी गुजरती है, कौन सा? भूमध्य रेखा गुजरती है, सोमालिया। जैसे मालदीव देखते होंगे तो मालदीव से भी गुजरती है ना, मालदीव, मालदीव से गुजरती है। इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया से भी गुजरती है। और एक और कंट्री है, एक दो और भी कंट्री है जितना याद रहा, है ना, एक और कंट्री है जिसका नाम है किरिबाती, है ना, किरिबाती से भी, है ना, किरिबाती से भी भूमध्य रेखा गुजरती है। अब देखिए इस तरह के सवाल अगर पूछ रहा है तो मैप से ही बनेगा, एटलस से ही बनेगा। मात्र 15 दिन का स्टडी करिए मैप या एटलस के माध्यम से। एटलस का अगर स्टडी कर लेते हैं तो फिर आपके दारोगा में जो 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे एटलस से, मैप से, वह छूटेगा नहीं। एक फंडा और भी है, अगर आप पॉलिटिकल और फिजिकल मैप लगाते हैं अपने रूम में तो सिर्फ लगा करके देखते मत रहिए, उसको गंदा करिए, है ना, गंदा करिएगा तो दिमाग में रहेगा, है ना। अगर सोमालिया देखते हैं तो युगांडा, केन्या भी दिखाई देगा, है ना। इस तरीके से मैप का स्टडी किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि कहता है कि भारत नहीं है भाई, भारत नहीं है ना। तो भारत से कौन सा रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा, सॉरी, कर्क रेखा गुजरती है। और भारत से यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। और 8 राज्यों से होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। जैसे में हम लोग देख सकते हैं ना, 8 राज्य कौन कौन सा है? गुजरात हो जाएगा, चलिए लिख ही लेते हैं, है ना। 8 राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? गुजरात है ना, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, है ना, यही राजस्थान जो भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश देखते हैं, यही मध्य प्रदेश जहाँ पे बाघों की संख्या सर्वाधिक है, जहाँ पे दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा, है ना, मध्य प्रदेश। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, जंगल भी सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड, झारखंड से, बिहार से नहीं गुजरती, याद रखिएगा, है ना। कहाँ से गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है। और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, है ना। झारखंड के बाद कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद कौन सा राज्य है? मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट है जो कर्क रेखा से, कर्क रेखा इन्हीं राज्यों से होकर के गुजरती है। और एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, है ना। यही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? तो यही माही नदी है,
है ना, माही नदी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, भाखड़ा नांगल बांध है ना, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? नदी पर पसता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? रावी, सतलज या चिनाब या झेलम यहाँ पे होगा। कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाले सवाल है ये, सतलज नदी पर, है ना, सतलज हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी है यह, सिंधु नदी की सहायक नदी है, और इसी सिंधु नदी के तट पर ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। दुनिया के तमाम जितनी भी सभ्यता है, सभी सभ्यता कहीं ना कहीं किसी नदियों के किनारे बसा है, फला है और फुला है ना। और इसी सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। और इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध जो है यह बना हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश में है। राज्य अगर पूछे तो भाखड़ा नांगल जो बांध है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में है यह। हिमाचल प्रदेश में कितना फीट ऊंचा है? तो 856 फीट ऊंचा है ना, 856 फीट जो है ना, फीट क्या है? ऊंचा है यह। 56 इंच का इंच वाला सीना का नाम तो सुने होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है हमारे मोदी साहब का, है ना। ये भाखड़ा नांगल जो बांध हम लोग देख रहे हैं, यह टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये बांध है ना। टिहरी बांध के बाद भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, यह टिहरी बांध के बाद, टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद दूसरा स्थान है इसका। दूसरा स्थान किसका है? भाखड़ा नांगल बांध का है, जो सतलज नदी पर स्थित है। और सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी बांध जब बनाया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य हम लोग देखेंगे सिंचाई का। तो सिंचाई के लिए जब ये बनाया गया तो किन किन राज्यों को इसका बेनिफिट मिलता है? हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या होगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब से सटा हुआ एक क्षेत्र है जिसका नाम है हरियाणा, है ना। हरियाणा को इसका फायदा मिलेगा। और हरियाणा के बाद आप देखते होंगे उसी के सटे हुए एक क्षेत्र भी है, थोड़ा दूर हो जाएगा, वो आपका राजस्थान है, जहां पर सिंचाई का सबसे ज्यादा सुविधा प्राप्त होता है यहाँ पे, है ना। इतना ही नहीं, इससे प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है यहाँ से। जल विद्युत का उत्पादन भी, है ना, उत्पादन भी किया जाता है इसी बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, है ना। भाखड़ा नांगल बांध से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसी में और कुछ भी देख लें, जैसे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? कई बार पूछा हुआ, बहुत भी आई, एकदम रट जाइएगा, है ना। हीराकुंड बांध जो है ना, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा, है ना, ओडिशा राज्य में स्थित है ना। कौन सा नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। या महानदी पर क्या? हीराकुंड बांध, है ना। अगर टिहरी बांध अगर आपसे पूछता है, टिहरी जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, टिहरी बांध, तो टिहरी बांध किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो टिहरी बांध हो जाता है आपको कहां पर? ये टिहरी हो जाएगा उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट किस नदी पर यह स्थित है ना? भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर। भागीरथी, है ना, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर है ना। भिलांगना नदी पर, यही भागीरथी नदी जो है ये गंगा का मूल भाग हो जाता है ना, मूल भाग हो जाता है यह, जिसको हम लोग भागीरथी नदी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फरक्का बांध, है ना, फरक्का बांध। अच्छा, जब आप लोग कलकत्ता कहीं जाते होंगे तो एक फरक्का नाम का एक ट्रेन भी चलता है ना। वेस्ट बंगाल में स्थित है। या वेस्ट बंगाल में किस नदी पर? तो यह गंगा नदी पर स्थित है ना। यह जो बांध है फरक्का बांध, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी पर। जैसे सरदार सरोवर बांध, इंपॉर्टेंट है ये वाला सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर जो बांध है ना, सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के किस राज्य में हो जाएगा? तो भारत के गुजरात में है। गुजरात में किस नदी पर यह स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित हो जाएगा। नर्मदा, है ना, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। 23 नंबर सवाल है ना, 23 नंबर सवाल।
जोग जलप्रपात स्थित, जोग जलप्रपात स्थित किस नदी पर है? जोग जलप्रपात, जिसको गरशोपा भी कहते हैं हम लोग। जोग को हम लोग गरशोपा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, और यह शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है। अगर राज्य आपसे पूछेगा कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो यह आपके कर्नाटक राज्य में हो जाता है ना? कहां पे? तो ये हो जाएगा आपकी कर्नाटक राज्य में है। कौन सा? जोग कहिए या गरशोपा जलप्रपात कहिए, यह जो प्रपात है शरावती नदी पर स्थित है और भारत के कर्नाटक राज्य में यह स्थित हो जाता है। कुछ ऐसे भी जलप्रपात जहां से बार बार सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे में धुआंधार जलप्रपात है ना। जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे है ना, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार है ना, धुआंधार जलप्रपात। ये जो धुआंधार जलप्रपात है यह भारत के किस राज्य में हो जाएगा? तो ये देखिए, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नदी पूछेगा तो नर्मदा नदी पर यह स्थित है ना। नदी पूछा तो नदी जो हो जाएगा नर्मदा नदी पर है, यानी कि धुआंधार जलप्रपात कहां पे होगा? मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? तो यह नर्मदा नदी पर हो जाएगा। जैसे एक और भी है जलप्रपात जिसका नाम है एना जलप्रपात, है ना। चलिए पेन भी चेंज कर लीजिए। एना जलप्रपात, ये जो एना जलप्रपात है किस राज्य में है? तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। एना जलप्रपात कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। और ये भी एना जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर यह स्थित हो जाता है। ठीक है। देखिए हम लोग दारोगा में, एडीयू में जो भी कर रहे हैं, अगर इसको टोटल आप देखते हैं, है ना, टोटल अगर आप देखते हैं जितना भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे 70-75 से कम नहीं आएगा। बहुत कराए हुए हैं, और यहीं से जितने भी हमारे विद्यार्थी थे, है ना, सब लोगों ने फाइट किया था पीटी मेंस। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हो जाता है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। अगर 8 से 10 घंटे आप बैठ करके मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता है। सही डायरेक्शन में पढ़िए, है ना। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं सबसे पहले उसी पर वर्क करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डिस्कशन जो अगल बगल से जो कराया जाता है, जो खास करके आपके एग्जाम के पर्पज से है, ये मायने रखता है। किताबें तो बहुत है, प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम देने वालों की संख्या 10 लाख होगा, है ना, 10 लाख होगा। लेकिन ये भी ध्यान रहने वाली बात है, सबका रिजल्ट नहीं होता है, है ना। सबका रिजल्ट जो है नहीं हो पाता, उन्हीं का रिजल्ट होता है जो सही तरीके से सही रणनीति में स्टडी करते हैं। सही रणनीति में, सही डिसिप्लिन में, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और जो लोग बैठना, आपको पता है बैठना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी आदमी अपने लिए बैठता है? कभी बैठेगा, मोबाइल चलाने लगेगा, रील्स देख लेने लगेगा, किसी से बात करने लगेगा, है ना, किसी के ख्यालों में डूब जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन 8 से 10 घंटा सिर्फ एग्जाम तक अगर लगे रह जाते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़्यादा दिन पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होता। टाइम पास करने वाले तो बहुत सारे हैं, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल से समय देते रहते हैं, है ना। तैयारी करने वाला बंदा देखते होंगे ना, जो लोग 5 साल से बैठ करके तैयारी करते हैं और 6 महीने आकर के रूम में पैक होकर के स्टडी कर लिया, उसका हर जगह रिजल्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आपको लगता है यार इतना जल्दी आया, इतना जल्दी चला गया। तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, अपने काम के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं और अपने काम के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। जो लोग जान नहीं लगाएगा फिर बड़ा मुश्किल होगा। जान लगा दीजिए, देखिए क्या से क्या नहीं हो जाता। ठीक है। तो एना जो जलप्रपात है यह भी आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, और यह भी आपको किस नदी पर है? तो यह भी आपको नर्मदा नदी पर हो जाएगा, एना जलप्रपात। एक जलप्रपात है जो पूछा जाता है चूलिया जलप्रपात, है ना। एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, चूलिया जलप्रपात। ये जो चूलिया जलप्रपात है भारत के किस राज्य में है? चूलिया अगर पूछता है ना, तो ये चूलिया अक्सर पूछा जाता है किस नदी पर स्थित है ना, किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा चंबल नदी पर हो जाएगा, चंबल नदी पर यह स्थित हो जाएगा चूलिया जलप्रपात। एक और जलप्रपात पूछा जाता है शिव समुद्रम। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ, किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम, है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सॉरी, किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपके कावेरी नदी पर, है ना, ये आपके कावेरी नदी पर हो जाता है।
शिव समुद्रम जलप्रपात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये हमारा 24 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ये है जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, है ना, क्या हो जाएगा, जीवनी। है ना। 24 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए, मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा हो जाता है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, ईरान में हुआ था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जन्म अगर पूछे तो जन्म इनका हुआ था कहाँ पे, ईरान में जन्म हुआ था, है ना। ईरान में इनका जन्म हुआ, और भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना हो गई, ठीक। और इनके शिष्यों में देखिए, शिष्य इनके जो हैं बहुत बड़े बड़े काबिल लोग हैं, शिष्य, है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य हैं, उन शिष्यों में कई लोगों का नाम है, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, बख्तियार काकी हो जाते हैं, काकी इनका नाम है, और ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की ये शिष्य हो जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा। निजामुद्दीन औलिया भी, है ना, यही चिश्ती के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद का भी नाम सुने होंगे आप, बाबा फरीद भी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ये। और नासिरुद्दीन चिराग का भी नाम सुने होंगे, नासिरुद्दीन चिराग, है ना। ये नासिरुद्दीन चिराग भी, नासिरुद्दीन, है ना, चिराग भी मोइनुद्दीन चिश्ती की ये शिष्य रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के ये लोग क्या रहे हैं, तो शिष्य रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 25 नंबर जो सवाल है इम्पॉर्टेंट है ना। 25 नंबर जो सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया असहयोग आंदोलन को, है ना। यही सवाल पूछता है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया, तो फरवरी कब, 1922 में वापस लिया। लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत किया गया था असहयोग आंदोलन का 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 के दिन ही, 1 अगस्त के दिन ही असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया। यह महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, और यहीं पर एक घटना घट गई, है ना। भारत की राजनीति से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति से एक बहुत बड़े जो कीमती हीरा थे, वो ये इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक जो है, तिलक ये देख नहीं पाए असहयोग आंदोलन की आगाज जो शुरुआत किया था, इसको नहीं देख पाए। 5 फरवरी 1922 को, है ना, 5 फरवरी 1922 को डेट याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटती है। चौरी चौरा कहाँ पर है, गोरखपुर जिले के, है ना, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर के, है ना, गोरखपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा, और यहीं पर एक घटना घट जाती है। असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी है, उनके द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है, जहां पे 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और यही वजह है कि ये घटना जो है कब होता है, 5 फरवरी 1922 को, और महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचता है। और 11 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को, है ना, 1922 को इसको स्थगित कर देते हैं, है ना, स्थगित करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना है कि कोई भी आंदोलन हिंसा पर आधारित नहीं होना चाहिए, और ये जो घटना घटती है, इस घटना का सबसे ज़्यादा आरोपी अंग्रेजी सरकार महात्मा गांधी को बना देती है। 13 मार्च 1922 को, है ना, यहाँ पर देखिएगा, 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष का कठोर दंड दे दिया जाता है, कठोर सजा दे दी जाती है
है ना, 6 वर्ष की कठोर सजा दे दी जाती है 13 मार्च 1922 को। लेकिन महात्मा गांधी का बीच में बहुत ही भयंकर तरीके से तबीयत खराब हो जाता है, जिसके वजह से 5 फरवरी 1924 को, जिसके वजह से 5 फरवरी, है ना, 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया जाता है। रिहा कर दिया जाता है 1924 में, है ना, 1924 में रिहा कर दिया जाता है। 1924 में जब रिहा कर दिए जाते हैं तो महात्मा गांधी को पहली बार फर्स्ट एंड लास्ट कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है 1924 में। और ये है बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। कब? 1924 में। और ये महात्मा गांधी का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य इनको यहीं पर प्राप्त होता है ना, यहीं पर प्राप्त होता है। कई राष्ट्रीय नेता हैं जो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद महात्मा गांधी से नाराज हो जाते हैं, यहां तक कि कांग्रेस की सदस्यता भी त्याग कर देते हैं। जैसे में आपको पता होगा CR दास, है ना, CR दास के द्वारा मोतीलाल नेहरू भी, है ना, मोतीलाल नेहरू भी, ये दोनों लोग मिल करके, है ना, एक स्वराज्य पार्टी का गठन करते हैं। स्वराज्य पार्टी का गठन होता है, यही लोग करते हैं स्वराज्य पार्टी का गठन। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है ना, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये हो जाएगा नाम दफा। जैसे केबुल लामजाओ, है ना, केबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है। पूछा जाता है केबुल लामजाओ, है ना, केबुल लामजाओ यह एक नेशनल पार्क है और किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है ना, मणिपुर राज्य में है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम में है। मिजोरम एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुरलेन नेशनल पार्क, मिजोरम में है, मुरलेन, है ना, मुरलेन नेशनल पार्क हो जाएगा। कहाँ पे? तो मिजोरम राज्य में हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क। और ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है ना, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और यही पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा, है ना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। और ये जो पश्चिमी चंपारण एक तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ सटती है और दूसरे पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। यही पश्चिमी चंपारण है जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या है सर्वाधिक। और यही पश्चिमी चंपारण जहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी आपको मिलेगी, सोमेश्वर की श्रेणी बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और यही पश्चिमी चंपारण जहाँ पे गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और यही पश्चिमी चंपारण में एक धान मिलता है जिसको मिर्चा धान बोलते हैं, है ना, मिर्चा धान बोलते हैं, जिसको GI टैग प्रदान किया गया है ना, GI टैग प्रदान किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना, अशोक सम्राट का स्तंभ भी पश्चिमी चंपारण में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये हमारा 27 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। सारा का सारा प्रश्न जो है दारोगा में पूछा गया है। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है ना, किस अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं नकाशीदार कांच के निर्माण के लिए? नकाशीदार कांच के निर्माण के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? HF का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? D हो जाएगा, HF का, जिसको हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहते हैं, है ना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक, है ना, हाइड्रोफ्लोरिक, है ना, इसको अम्ल को कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए HCl बार बार कभी कभी पूछता है, HCl, है ना, यहाँ पे HCl कभी कभी पूछता है, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, है ना, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक, है ना, एसिड कहते हैं। इसका प्रयोग क्या है?
तो रोगाणुनाशी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। रोगाणु, है ना, रोगाणुनाशी के रूप में, नाशी के रूप में, है ना, रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 28 नंबर सवाल जो है ना, 28 नंबर सवाल, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कहता है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब याद रखिएगा, ये 24वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1971 में। 1971 में होता है 24वां संविधान संशोधन। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहती हैं? इंदिरा गांधी, है ना, यहाँ पर इंदिरा, है ना, गांधी यहाँ पर पीएम रहती हैं। पीएम इस समय 1971 में जब 24वां संविधान संशोधन होता है। इसी 24वां संविधान संशोधन के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? मतलब मौलिक अधिकारों सहित किसी भी हिस्से में संशोधन का अधिकार जो है दे दिया जाता है। किसको? संसद को दिया जाता है। 71वां संविधान संशोधन यानी कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में की जाती है और संसद को भयंकर रूप से, है ना, बहुत सारा अधिकार दिया जाता है। संसद को क्या अधिकार दिया जाता है? तो संसद को कहा जाता है कि भाई मौलिक अधिकारों के सहित और भी कुछ अधिकार है जो संशोधन करने का अधिकार केवल किसके पास रहेगा? संसद के पास रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति को संशोधन पर सहमति देना अनिवार्य होगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट को, है ना, प्रेसिडेंट को यानी कि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? जब ये संशोधन बन के आएगा तो संशोधन पर सहमति देना अनिवार्य है। सहमति देना, है ना, सहमति देना अनिवार्य है। यानी कि पुनर्विलोकन के लिए क्या करेंगे? पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेंगे, नहीं भेज सकते हैं, आपको देना ही पड़ेगा, है ना। और ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया? 24वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया, है ना। 24वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट जो है ना, चलिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा अमरकंटक में, है ना, अमरकंटक में। यह दक्षिण से जाकर के गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियां है ना। सोन नदी जिसका उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक से। अमरकंटक मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी से इसका निर्माण होता है, इसका उद्गम होता है। यह गंगा की सहायक नदी है। और ये जो सोन नदी है ना, ये सोन नदी का प्रवेश होता है बिहार में। कहाँ? रोहतास जिला से प्रवेश होता है। प्रवेश, है ना, प्रवेश पूछा जाता है। जैसे गंगा का प्रवेश भी पूछेगा तो गंगा का प्रवेश कहाँ पे? चौसा में, है ना। गंगा का जो प्रवेश है, गंगा का प्रवेश यह चौसा से होता है, चौसा से, है ना, चौसा से। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। प्रवेश पूछा जाता है कहाँ से? तो ये चौसा से हो जाता है ना, चौसा से। तो उसी तरह से सोन नदी का प्रवेश जो है बिहार में कहाँ? रोहतास जिला में होता है। यही रोहतास जिला जहाँ पर एक बिंद क्रम की चट्टानें मिलती है, यहीं पर एक बिंद क्रम की चट्टानें मिलती है ना। और यही रोहतास जिला जहाँ पे धान का खेती सबसे ज़्यादा होता है, धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा, जिसके वजह से इसको धान का कटोरा कहते हैं, है ना, धान का कटोरा कहते हैं। यही रोहतास जिला जहाँ पे चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है। जितना भी हम पॉइंट आपको कराएं सब पूछा गया है, आपके बिहार के द्वारा जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है सब में पूछा गया है। यहाँ पे चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है और चूना पत्थर की प्राप्ति होने के वजह से इस जिले में सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा फला फूला। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता यहीं पर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास ही है ना। साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो रोहतास जिला आपका हो जाता है ना, यहीं पर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रिहंद नदी है। और यहाँ पर सोन नदी पर 2 बांध बनाया गया, एक वान सागर और एक इंद्रपुरी बैराज। इस सोन नदी पर 2 बांध बनाए गए, एक है वान सागर, है ना, वान सागर और इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज हो जाते हैं, है ना, इंद्रपुरी बैराज हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हम लोग 30 नंबर सवाल करते हैं। पूगा घाटी स्थित है कहाँ पर? पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पूगा घाटी है ना लद्दाख में स्थित है। लद्दाख है ना केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित ये प्रदेश हो जाता है लद्दाख, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में कितना? 8 हो गया है ना। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना? 8 हो गया है। अब कुछ घाटियां हैं, जैसे स्पीति घाटी की अगर हम लोग बात करें, है ना, स्पीति घाटी, ये स्पीति घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर स्पीति घाटी अगर आपसे पूछता है कि स्पीति घाटी भारत के किस राज्य में, तो ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, है ना, हिमाचल प्रदेश में है। अगर कुल्लू घाटी के बारे में पूछे कि देवताओं की घाटी किसको कहते हैं, देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को कहा जाता है ना। देवताओं की घाटी, देवताओं की घाटी किसको बोलते हैं? तो यही कुल्लू घाटी को कहते हैं, कुल्लू घाटी, है ना। कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है, कुल्लू घाटी को। जैसे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसको हम लोग कहेंगे? तो फूलों की जो घाटी है ना, फूलों की घाटी किसको बोलते हैं हम लोग? फूलों की घाटी हो जाएगा उत्तराखंड को, है ना, उत्तराखंड को हम लोग फूलों की घाटी कहते हैं। और इतना ही नहीं, दून घाटी भी कहाँ पर है? दून घाटी, ये दून घाटी भी आपको है कहाँ पे? उत्तराखंड में ये दून घाटी हो जाएगा, है ना। जैसे कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? तो कांगड़ा घाटी आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए और भी देख लीजिए, कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? तो कांगड़ा घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है ना। अगर पूछेगा यहाँ पे बाराक घाटी कहाँ पे? बाराक घाटी, है ना, बाराक घाटी कहाँ पर है? तो बाराक घाटी किस राज्य में हो जाएगा? तो बाराक घाटी देखिए असम में, असम में है। बाराक घाटी किस राज्य में? तो असम में हो जाता है बाराक घाटी, है ना। दामोदर घाटी अगर पूछता है, दामोदर घाटी, है ना, दामोदर घाटी कहाँ पर? तो दामोदर घाटी है वेस्ट बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल में है दामोदर घाटी आपका, ठीक है। अगर सांगला घाटी अगर पूछता है, सांगला, है ना, सांगला घाटी कहाँ पर है? तो सांगला घाटी, है ना, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सांगला घाटी कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश में। और नुब्रा अगर घाटी पूछता है, नुब्रा, है ना, नुब्रा घाटी कहाँ पर है? नुब्रा घाटी, तो नुब्रा घाटी को भी याद रखिएगा, यह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख में स्थित है ना, ये हो जाएगा आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग प्रश्नों को संख्या आप धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।